इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह सभी प्रश्न मॉडर्न फिजिक्स के रिलेटिविटी यानी सापेक्षिता सेगमेंट से संबंधित हैं। ये जितने भी प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे भी जो डिस्कस करेंगे ये सभी बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो हम लोग इन सभी प्रश्नों को काफ़ी डीप में डिस्कस करेंगे और इन प्रश्नों से संबंधित कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। हमारा पहला प्रश्न है, विच क्वांटिटी इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण में कौन सी राशि अपरिवर्तनीय होती है। तो आपको बताना है कि ये जो चारों दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम और एक्सेलरेशन, यानी विस्थापन, वेग, संवेग और त्वरण, इनमें से कौन इनवेरिएंट है। तो आप लोगों को हमने पढ़ाया है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इनवेरिएंट होता है, यानी नहीं बदलता है। इनवेरिएंट यानी न बदलने वाला, ठीक। तो एक्सेलरेशन इनवेरिएंट होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम इंटू वी। अब यहाँ V क्या है, वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी जो है वो नॉट इनवेरिएंट होगा तो मोमेंटम भी नॉट इनवेरिएंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम और वेलोसिटी नॉट इनवेरिएंट होते हैं, जबकि एक्सेलरेशन इनवेरिएंट होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू, यानी एक ऊर्जा कितने के समान है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, 1 जूल ऊर्जा। तो 1 जूल ऊर्जा जो होता है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये मेगा वोल्ट दिया है, वो MeV होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा वोल्ट भी बोल देते हैं कभी कभी इसी तरह। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन, जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट प्रयोग का आधार नियम क्या था। तो ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया है कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो है वो इंटरफियरेंस ऑफ लाइट की घटना का यूज करके एक यहाँ पे ईथर, जो ईथर हाइपोथेसिस, यानी ईथर जिसको हम लोग एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे थे, उसका खोज करने का एक प्रयास था जो कि फेल हो गया, ठीक। तो फिलहाल इस प्रश्न के अनुसार जो आपका सही आंसर है वो बी पार्ट हो जाएगा। इसमें प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को यूज किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मास ऑफ मूविंग फोटोन इज इक्वल टू, यानी गतिमान फोटोन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है। देखिए फेमस आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला है वो होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से मास निकालिए, M इज इक्वल टू E/c² हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सी पार्ट इसका सही हो जाएगा, ये मास है फोटोन का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ मासलेस पार्टिकल, रेस्ट मास जीरो, मासलेस पार्टिकल यानी रेस्ट मास जीरो। तो आप सभी लोग जानते हैं फोटोन जो होता है उसका रेस्ट मास जीरो होता है, तो उसका आपको एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी हमने आपको बताया था, क्या होता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हो यहाँ एम सी स्क्वायर के फॉर्म में तो कोई है ही नहीं, एक यहाँ पे P मोमेंटम के फॉर्म में है। तो चलिए पहले इसको कन्वर्ट करना होगा। तो M इंटू सी को अलग करिए और एक C को अलग करिए। तो M इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी क्या बनाता है, मोमेंटम। तो ये हो जाएगा मोमेंटम इंटू यहाँ स्पीड ऑफ लाइट C। तो E इज इक्वल टू P इंटू सी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है उसके अनुसार A पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट सही इसलिए नहीं होगा कि देखिए ऊपर है एच न्यू, एच न्यू खुद एनर्जी का यूनिट होता है, ये बटे सी कर दिया गया। तो ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है। ई इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, ई इज इक्वल टू HC/λ, ठीक है, HC/λ होता है, न कि H इंटू लैम्डा। तो यह भी इनकरेक्ट है। तो इसका सही आंसर ए पार्ट ही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द फ्रिंज शिफ्ट इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, आप सभी को मैंने कैलकुलेट भी करके दिखाया था कितना फ्रिंज शिफ्ट हुआ था, कितना फ्रिंज शिफ्ट एक्सपेक्टेड था। हालांकि वो हुआ नहीं था, ऑब्जर्व नहीं किया जा सका एक्सपेरिमेंटली, बट थ्योरेटिकली जो फॉर्मूला आता था आया है, वो उसमें फ्रिंज शिफ्ट जो है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी लैम्डा टू द पावर -1। इसका सी पार्ट सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, यानी 1 AMU वो कितना होता है, वो होता है 931 MeV, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 MeV, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, द मास ऑफ ए मूविंग बॉडी विल बी मैक्सिमम व्हेन इट इज। ये बोला जा रहा है, देखिए अभी तक जो क्लासिकल मैकेनिक्स है या न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसमें आप लोगों को पढ़ाया गया है कि किसी भी पार्टिकल का मास जो है वो चेंज नहीं होता है। मास अगर किसी का है तो वो है, चाहे वो गति करे चाहे रेस्ट में रहे, उसका मास वही रहता है। लेकिन आपको रिलेटिविटी में जब पढ़ाया गया, हालांकि ये चीज़ क्लासिकल न्यूटोनियन रिलेटिविटी का एक ड्रॉबैक है। एक्चुअल में जो मास होता है वो वेरिएबल क्वांटिटी होता है और वो वेलोसिटी पे निर्भर करता है। यह फैक्ट रिलेटिविटी में हमने देखा भी है, प्रूव भी किया है कि मास वेलोसिटी पे निर्भर करता है पार्टिकल के। अगर कोई पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए और वो उसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते लाइट के वेलोसिटी को अप्रोच करने लगे तो उसका मास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और अगर किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो लाइट के वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हमारा निष्कर्ष निकला कि किसी भी पार्टिकल का एक दो मत पहले तो दो मास होगा, एक रेस्ट में, जब वो रेस्ट में रहेगा तो जो उसका मास होता है उसको रेस्ट मास कहते हैं, वो कांस्टेंट होता है। अब पार्टिकल जैसे ही गति करना शुरू करेगा उसका मास धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जब तक उसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से बहुत कम रहता है तो उसके मास में होने वाला परिवर्तन नेग्लिजिबल यानी नगण्य रहता है। यह परिवर्तन हमको तब दिखाई देना शुरू करता है जब पार्टिकल का मास लगभग पार्टिकल की वेलोसिटी लगभग लाइट के वेलोसिटी को अप्रोच करने लगता है। तब उस पार्टिकल का मास बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और जैसे ही v इज इक्वल टू सी होगा उस पार्टिकल का मास मैक्सिमम यानी इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। ठीक, तो इस केस में यहाँ सी पार्ट इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो इनमें से कौन सा सापेक्षिक अपरिवर्तनीय है। तो वो है स्पेस। ठीक है, स्पेस जो है वो अपरिवर्तनीय है, सापेक्षिक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो हम दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं वो दोनों के दोनों इनर्शियल लेते हैं। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम डील नहीं करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, दोनों इनर्शियल फ्रेम होते हैं। हाँ, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जिस चीज़ से डील किया जाता है वो बहुत हायर वेलोसिटी, यानी जब कभी भी पार्टिकल या फ्रेम की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, लगभग लाइट के वेलोसिटी को अप्रोच करे, तब हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डील करते हैं। वहाँ पे क्लासिकल जो मैकेनिक्स या यूँ कह लीजिए न्यूटोनियन जो रिलेटिविटी होता है वो फेल कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह सीरीज इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और हम लोग पूरे फिजिक्स के जितने भी ये ब्रांचेस होते हैं, चाहे रिलेटिविटी, मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, जितने भी होते हैं, थर्मल फिजिक्स, मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये ऑप्टिक्स हो गया, हम सभी के क्वेश्चंस इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।